अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाय गाइस, आई एम ज़ारा खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ारा खान ऑफिशियल। नॉवेल जन्नत की पत्ती बाय निम्रा अहमद, एपिसोड नंबर 16। शायद सिर्फ जिंजर ब्रेड हाउस की बात कर रहा था या शायद इनके ताल्लुक की। वो अभी कुछ भी सही या गलत समझना नहीं चाहती थी, मगर मैं मदद कर दूंगा। मदद? इसके बहते आंसू पल भर को थमे। हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा जिंजर ब्रेड हाउस बनाकर लाकर दूंगा और इसका दिल चाहा वो फूट फूट कर फिर से रो दे। माय फुट जहाँ सिकंदर। वो एक झटके से उठी और गीले पैर पानी से निकालकर स्लीपर्स में डाले। मेरी ज़िंदगी में जिंजर ब्रेड हाउस से बड़े मसाइल हैं। वो तेज़ी से पलटी तो ढीले जूड़े का आखिरी बल भी खुल गया और सारे बल अबशार की तरह कमर पे सीधे गिरते गए। वो तेज तेज कदम उठाती ऊपर ढलान पर चलने लगी। जहां लब लब काटता इसे दूर जाते देखता रहा। वो तकिए से टेक लगाए पाँव लंबे किए कंबल में लेटी थी। दोनों हाथों से मोबाइल थामे वो गेम खेल रही थी। साथ वाले बैंक पे टॉली मुंह पे तकिया रखे सो रही थी। जेरी स्टडी रूम में थी। खतीजा नीचे अपने बैंक में कुर्सी पर बैठी मेज़ पे रखे लैपटॉप की कुंजियों पे उंगलियां चला रही थी। हुसैन का बर्थडे जिंजर ब्रेड हाउस टूटने से ख़राब नहीं हुआ। इसका बर्थडे तुम्हारे ओवर रिएक्शन से ख़राब हुआ है। तुमने अपने कज़न के साथ अच्छा नहीं किया। इसका कसूर नहीं था, इसने वाकई तुम्हें नहीं देखा था। अगर तुम थोड़ा सा जब्त कर लेती और खुले दिल से अपने कज़न को वेलकम करती तो हम इस टूटे हुए जिंजर ब्रेड हाउस को यादगार बना लेते। इसे एक दूसरे के चेहरे पे मलते, इसके साथ तस्वीरें खिंचवाते और क्या कुछ ना करते। चीज़ें वक्ती होती है, टूट जाती है, बिखर जाती है। रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते। इंसान को कोई चीज़ हरा नहीं सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। और तुमने आज टूटे हुए जिंजर ब्रेड से हार मान ली। लैपटॉप की स्क्रीन पे निगाहें जमाए डीजे तेज़ी से कुछ टाइप करती कह रही थी। हया इसी तरह बबल चबाती मोबाइल के बटन दबाती रही। तुम्हारे जाने के बाद सब इतने शर्मिंदा थे कि मत पूछो। किस तरह मैंने बामुश्किल सबको मनाकर हुसैन से केक कटवाया। दफ्तर हया का मोबाइल बजा तो डीजे खामोश हो गई। हया ने लब खींचते स्क्रीन को देखा। वहाँ जहान का नंबर दिखा रहा था। चाहने के बावजूद भी वो कॉल मुस्तरद ना कर सकी। क्या है? इसने एक फ़ोन कान से लगाकर बहुत आहिस्ता से कहा। अभी तक खफा हो? वो एकदम इतनी अपनायत से पूछने लगा कि वो लब काट कर रह गई। हलक में आंसुओं का गोला सा अटकने लगा। खफा होने का इख्तियार अपनों को होता है। मुझे ये इख्तियार कभी किसी ने दिया ही नहीं। इतने लंबे मकालमे मत बोलो। मुझसे अब सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझसे अब सर्दी में और खड़ा नहीं हुआ जा रहा। फ़ौरन बाहर आओ। वो एकदम उठ बैठी। तुम कहाँ हो? आंसू गायब हो गए। तुम्हारे रूम के बाहर बालकनी में खड़ा हो। मेरे अल्लाह, तुम अब तक यहीं हो? वो फ़ोन फेंक कर उठी, तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती नीचे उतरी और दौड़ कर दरवाज़ा खोला। वो बालकनी की रेलिंग से टेक लगाए सीने पे बाजू लपेटे खड़ा था। इसे देखकर मुस्कुरा दिया। उफ जहान। हया दरवाज़ा बंद करके इस तक आई। इसने टी शर्ट के ऊपर एक खुला सा साया स्वेटर पहन लिया था और बालों का फिर से ढीला जूड़ा बांध लिया था। कब से खड़े हो इधर? वो पूछती हुई इधर इसके साथ आकर खड़ी हो गई। जब से तुमने बताया था कि तुम्हारी ज़िंदगी में जिंजर ब्रेड हाउस से बड़े मसाइल हैं, मैंने सोचा इनको हल किए बगैर ना जाओ। चाहिए चाय तो नहीं पिलाओगी? वो कुछ ऐसे डरते डरते बोला था कि वो सारी तलखी भुलाकर हंस दी। आओ तुम्हें एप्पल टी पिलाती हूँ। तुम्हारे तुर्की की सौगात है ना, वरना पाकिस्तान में तो हमने कभी सेब वाली चाय नहीं पी थी। वो दोनों साथ साथ अंदरूनी सीढ़ियाँ उतरने लगे और हम यही पीकर बड़े हुए। कितना फ़र्क है ना हमें। वो शायद यूं ही बोला था, मगर किचन का दरवाज़ा खोलती हया ने मुड़कर इसे देखा ज़रूर था।
हाँ, बहुत फ़र्क है हम में। इसने तस्लीम कर लिया था, इसने हार मान ली थी और इंसान को कोई चीज़ हरा नहीं सकती जब तक कि वो खुद। उफ़, ये डीजी के सुनहरी अक़वाल भी ना। वो सर झटक कर किचन में दाखिल हुई। एप्पल टी तो ख़त्म है, अब सादा चाय पियो। इसने कैबिनेट खोलकर चंद डब्बे आगे पीछे किए और फिर मायूसी से बताया, दूध निकालो, मैं चाय का पानी चढ़ाता हूँ। वो आगे बढ़ा, डेचकी ढूंढ ढूंढ कर निकाली, इसमें पानी और पत्ती डालकर चूल्हे पे चढ़ाई और चूल्हा जला दिया। वो ऐसा ही था, फ़ौरन से काम करने वाला। इसके हाथ बहुत सख्त और मजबूत से लगते थे, काम की मेहनत और मुशक्क़त के आदी। वह इस्तांबुल की वर्किंग क्लास का नुमाइंदा था। अब वो स्लैब पे रखे बर्तन जमा करके सिंक में डाल रहा था। रहने दो जहान, में कर लूँगी, तुमने करने होते तो अब तक कर चुकी होती। अब इससे पहले कि पानी सूख जाए दूध डाल दो, बल्कि मुझे दो। इसने प्लेट धोते हुए दूसरे हाथ से दूध का डब्बा उठाया और खुद ही डेगची में उंडेल दिया। वो इसे देखती रह गई। वो खुले नल तले प्लेट खंगाल रहा था। जीन्स और जॉगर्स पहने, स्वेटर के आस्तीने कहनियों तक मोड़े, वो तकसीम स्क्वायर की मेट्रो में तो बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था जिससे चंद हफ्ते कबल हया मिली थी। हया, हया, डीजे बदहवास से चिल्लाती हुई किचन में दाखिल हुई। तुम्हारा फ़ोन मर जाएगा बज बज कर। ओ, अस्सलाम वालेकुम। जहान को देखकर वो अचानक से बोली। वालेकुम अस्सलाम। जहान ने पलट कर इसे जवाब दिया। तुम्हारा फ़ोन। वो हया को फ़ोन थमाकर वापस मुड़ गई। हया ने मोबाइल पे देखा, 5 मिस कॉल्स, तुर्की का कोई गैर शनासा नंबर। इसी वक्त इसका मोबाइल फिर बजने लगा। इसने स्क्रीन को देखा, वही तुर्की का नंबर। इस बार इसने कॉल वसूल कर ली। हेलो, हया सुलेमान, बंदे को अब्दुर्रहमान पाशा कहते हैं। अब तक तो आप मुझे जान गई होगी, वो शस्ता उर्दू में कह रहा था। इसकी आवाज़ में मुंबई की बासियों का तीखापन था और लहजा बहुत ठंडा। हया का रंग फीका पड़ गया। इसने पलकें उठाकर जहान को देखा। वो बहुत गौर से इसके चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रहा था। रॉन्ग नंबर, इसने कहकर फ़ोन रखना चाहा, मगर वो आगे बढ़ा और मोबाइल इसके हाथ से ले लिया। कौन? वो फ़ोन कान से लगाकर बोला तो इसके चेहरे पे बेपनाह सख्ती थी। कौन? इसने दोहराया। शायद दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जहां लब बीचते चल हमें इंतज़ार करता रहा। फिर इसने फ़ोन कान से हटाया, बंद कर दिया। इसने मोबाइल हया की तरफ बढ़ाते हुए जांचती मशकूक निगाहों से इसे देखा। कौन था? तुम्हें नहीं बताया तो मुझे क्यों बताया था? शायद रॉन्ग नंबर था। अब वो समझ चुकी थी। तुम्हें कोई तंग तो नहीं कर रहा? फिर जैसे वो चौंका। वो फूल? पता नहीं कौन है। इसने शाने अचकाए। जाने दो, हरासमेंट एक जुर्म है, हम इसके लिए पुलिस के पास जा सकते हैं। वो कुछ सोच कर बोला। किसी मसले का हल जहां सिकंदर के पास ना हो, ऐसा मुमकिन ना था भला। जाने दो, मैं इससे ज़्यादा अहमियत नहीं देती, खुद ही थक कर रह जाएगा। वो मुतमईन नहीं हुआ था, मगर सर हिलाकर पलट गया और नल फिर से खोल दिया। हया ने मोबाइल को साइलेंट पे लगाकर जेब में डाल दिया। वो इस नाजुक रिश्ते में मज़ीद बदगुमानी की मुतहम्मिल ना थी। चूल्हा क्यों बंद कर दिया? अभी पकने देती, मैं ज़्यादा कड़ी हुई चाय पीने का आदी हूँ। इसी पल चूल्हा बंद हुआ था। वो चौंका। मैंने नहीं बंद किया, ये ऑटोमेटिक है, हर 15 मिनट बाद 10 मिनट के लिए बंद हो जाते हैं। अब 10 मिनट बाद खुद ही जल उठेगा। ये अच्छा काम है। इसे जैसे कोफ्त हुई। फिर आखिरी बर्तन खंगालते हुए दोबारा वो बार बार चूल्हे को सोचती नज़रों से देखता रहा। जब बर्तन धुल गए तो हाथ धोकर चूल्हे की तरफ आया। बर्तन धुल गए तुम्हारे, अब तुम्हारे ज़िंदगी के अगले मसले को हल करते हैं। इसके बाद कौन सा मसला है वो भी बताओ। वो चूल्हे को फिर से जलाने की कोशिश करने लगा। मेरी ज़िंदगी के मसले टूटे कैबिनेट या ठंडे चूल्हे की तरह नहीं है जो तुम हल कर लो। अच्छी भली ज़िंदगी है तुम्हारी, क्या मसला है तुम्हें?
सिवाय इस बेकार चूल्हे के। कोई तो हल होगा इसका भी। वो निचला लब दबाए झुककर स्विच से छेड़छाड़ कर रहा था। इसका कोई हल नहीं है। ये नामुमकिन है कि किसी मसले का कोई हल ना हो। ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। वो पंजों के बल ज़मीन पे बैठा और झुककर नीचे से चूल्हे का जायज़ा लेने लगा। जहान, रहने दो, मेरी कार से मेरा टूल बॉक्स लेकर आओ। डैशबोर्ड में पड़ा होगा, तब तक मैं इसे देखता हूँ। जीन्स की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर इसकी तरफ बढ़ाए, गर्दन नीचे झुकाए, चूल्हे के इर्द गिर्द जैसे कुछ तलाश कर रहा था। वो जहान ही क्या जो कुछ करने की ठान ना ले, फिर किसी की नहीं सुनता। इसे मेट्रो में अपने जूते के तस्मे खोलता जहान याद आया था। इसने मुस्कुराहट दबाकर हाथ बढ़ाकर चाबी पकड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जहान की छोटी सफ़ेद कार हॉस्टल की सीढ़ियों के आखिरी जीने के सामने खड़ी थी। इसमें से टूल बॉक्स निकालते हुए बेख्तियार हया ने सोचा था कि वो इतना अमीर नहीं जितना वो समझती थी, या फिर शायद यूरोप में रहने वाले रिश्तेदारों के बारे में अमूमी तसव्वुर यही होता है कि वो ख़ास से दौलतमंद होंगे, जबकि जहान और फुप्पो इसके बरक्स मेहनतकश वर्किंग क्लास के अफराद थे। वो वापस आई तो वो शुरू हो चुका था और पाइप सॉकेट और पता नहीं क्या क्या खोल कर बैठा हुआ था। चंद मिनट वो खामोशी से स्लैब के साथ टेक लगाए खड़ी से काम करते देखती रही। वो दाएं घुटने और बाएं पंजे के बल ज़मीन पर बैठा पाइप के दहाने पे पेचकस से कुछ खोल रहा था। टूल बॉक्स इसके पाँव के पास खुला पड़ा था। चंद सब्र आज़मा पल बीते और फिर वो फातिहाना अंदाज में हाथ झाड़ते हुए उठा। ये चौथा चूल्हा जो कोने में है, ये फिक्स कर दिया है, अब ये खुद से नहीं बुझेगा। इसने कहने के साथ ही अमली मुजाहिरे के तौर पर चूल्हे को जला दी और फिर चाय की केटली इस पर रख दी। ये जो तुमने हरकत की है ना जहाँ सिकंदर, ये गैर कानूनी है। अगर किसी को पता चल गया तो शबांजी में स्मोकिंग भी तो गैर कानूनी है, मगर स्टूडेंट्स करते हैं ना। ड्रिंक भी तो गैर कानूनी है, स्टूडेंट्स वो भी करते हैं। और कमरों में छोटे चूल्हे और माइक्रोवेव रखना भी गैर कानूनी है, वो भी रखते हैं ना। सो तुम अपनी मर्जी करो। वो काउंटर से टेक लगाए खड़ा बड़ी लापरवाही से बोला तो वो हंस दी। इसे अपना सर्वे फॉर्म याद आ गया था। तुम शबांजी से पढ़े हो, जो इतनी मालूमात है। शबांजी से पढ़ा होता तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट ना चला रहा होता। हम तो आम सी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले मिडिल क्लास लोग हैं मैडम। वो जब भी अपनी कम आमदनी और काम का जिक्र करता था, इसके बज़ाहिर मुस्कुराते लहजे के पीछे एक तल्ख उदासी सी होती थी, एक एहसास कमतरी या फिर शायद इसका वहम। खैर, हया गहरी सांस लेकर चूल्हे की तरफ आई और चाय की केटली उठाई। ट्रे में प्यालियाँ इसने पहले सेट कर रखी थी, अब वो छलनी रखकर चाय उंडेलने लगी थी। इस वीकेंड पर डिनर करेंगे साथ। इसने एक झटके से सर उठाया। ज़रा सी चाय छलनी के दहाने से फिसल कर प्याली पकड़े इसके हाथ पे गिरी, मगर वो बेहद हैरत बेयकीनी से जहान को देखी गया। अच्छा नहीं करते, गलती से कह दिया। वो जैसे शर्मिंदा हो गया। नहीं, मेरा मतलब है ठीक है श्योर, मगर कहाँ? वो जल्दी से बोली, मुबादा वो कुछ गलत ना समझ ले। फिर अपनी जल्दबाजी पे भी खफ्त हुई। इस्तक़लाल देसी में कहीं भी तुम्हें बस तकसीम पे उतारती है ना। हया ने इसकी प्याली उठाकर इसे दी तो इसने सर के ज़रा से इस्बात के साथ थाम ली। हाँ, वो अपनी प्याली लेकर इसके बामुकाबिल स्लैब से टेक लगाए खड़ी हो गई और चाय में चम्मच हिलाने लगी। फिर मैं तुम्हें तकसीम से पिक कर लूँगा, हफ्ते की रात 8 बजे, ठीक? वो घूंट भरते हुए मुस्कुरा दी। जब वो इसे
वापस बाहर तक छोड़ने आई तो दोनों को अपने नीचे पाकर बालकनी की बत्ती खुद से जल उठी। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी कि हौले से कह उठी, आई एम सॉरी, मैं आज ओवर रिएक्ट कर गई थी। जहाँ ने पलट कर इसे देखा। किचन के सारे बर्तन धुलवाकर, चूल्हा ठीक करवाकर और चाय के 2 कप बनवाकर तुमने भला आखिर मान ही लिया कि बहुत शुक्रिया, अब मैं सुकून से सो सकूँगा। वो गोया बहुत तशकर और एहसान मंदी से बोला था। वो खौफ से वो हल्की सी हंस दी। कहा ना सॉरी मुझे नहीं चाहिए, मगर वो मैं डिनर पे वसूल कर लूँगा। उधार रहा। हफ्ते की शाम 8 बजे शॉप, मुझे याद रहेगा। वो सीढ़ी उतरने लगा और हया सीने पे बाजू लपेटे खड़ी इसे जाते देखते रही। जब इसकी कार नज़रों से ओझल हो गई तो कमरे की तरफ मुड़ गई। बालकनी की बत्ती बुझ गई। सारे में तारीकी छा गई। डीजे वहीं कुर्सी पे बैठी लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रही थी। वो ज़ेर लब कोई धुन गुनगुनाते हुए कमरे में दाखिल हुई। वो अपने बैंक के सीने चढ़ने लगी। तुम्हारा कज़न बड़ा हैंडसम है, डीजे ने मसरूफ़ से अंदाज में तबसरा किया। सो तो है, इसने बिस्तर में लेटकर डीजे को देखते हुए जवाब दिया। ये वही फूफो का बेटा है ना? डीजे स्क्रीन को देखती लैपटॉप की कुंजियों पे उंगलियां चला रही थी। हाँ वही, शादीशुदा? हाँ। इसके लबों पे दबी दबी सी मुस्कुराहट दर आई। अच्छा। डीजे मायूसी से खामोश हो गई। हया ज़ेर लब वही धुन गुनगुनाने लगी। भगो मत, मुझे असाइनमेंट बनाने दो। कुछ देर बाद डीजे झुंझला कर बोली, मगर वो मुस्कुराते हुए गुनगुनाए जा रही थी। दरवाज़ा खुला था। इसने धकेला तो वो एक नागवार मगर आहिस्ता आवाज़ के साथ खुलता चला गया। सामने लाउंज में उबड़ती फैली हुई थी। छोटा सा किचन भी साथ ही था जिसमें इसकी बीवी काम करती हुई दिखाई दे रही थी। हाशिम कदम कदम चलता किचन के दरवाजे पे आ खड़ा हुआ। इसकी बीवी इसके सामने जाने पुश्त किए चूल्हा जला रही थी। वो भी इसकी तरह थी, दराज कद, घुंघराले सया बाल और अहल हबशा की सी मखसूस मोटी सया आंखें। डॉक्टर क्या कहता है? वो चौंक कर पलटी, फिर इसे देखकर गहरी सांस ली और वापस चूल्हे की तरफ मुड़ गई। सर्जरी होगी, वो इसके लिए बहुत से पैसे चाहिए। वो खामोशी से खड़ा सुनता रहा। पैसों का इंतज़ाम हुआ? वो कपड़े से हाथ पोंछती हाशिम तक आई और परेशानी से इसका चेहरा देखा। नहीं। हाशिम ने गर्दन दाएं से बाएं हिलाई। तो अब क्या होगा? हमें इन्हीं चंद हफ्तों में हज़ारों लीरा जमा करने हैं। तुमने पाशा से बात की थी? तो क्या कहता है वो बेकरार हुई। नहीं देगा, जो काम में कर रहा हो बस इसकी कीमत देगा, ऊपर एक करश भी नहीं। क्यों? इतना तो पैसा है इसके पास, पूरा महल तो खड़ा कर रखा है बियोकड्डा में, फिर हमें क्यों नहीं देगा? वो कहता है इसने कोई खैराती इदारा नहीं खोल रखा है, और फिर मज़ीद किस खाते में दे? मैंने अभी तक इसकी पिछली रकम नहीं लौटाई। हाँ तो वो हारिस के इलाज पे लग गई है ना? जुआ तो नहीं खेलते हम। इसने गुस्से से हाथ में पकड़ा कपड़ा मेज़ पे दे मारा। वो नहीं देगा, मैं क्या करूँ? वो बेहद मायूस था। मुझे नहीं पता हाशिम, कहीं से भी हो तुम पैसों का बंदोबस्त करो वरना हारिस मर जाएगा। हाशिम ने बेचारगी और कर्ब से सर झुकाया। हाशिम कुछ करो, हमारे पास दिन बहुत कम रह गए हैं, हमें पैसे चाहिए हर हाल में। करता हूँ कुछ। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।